125 करोड़ देशवासियों का रक्षा कवच है। आज आपको दिखाएंगे नोटबंदी के बाद राजस्थान के जोधपुर में 7 गांव के लोगों का अग्निपात। मैं ये जानता हूं आपको काफी तकलीफ हुई है। मेरे लिए इतना मुश्किल तो नहीं था कि टावर लगाना करना, और यहाँ इतनी बड़ी आबादी है। नोट बैन ने कैसे छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नक्सलियों को एक ही वार में चित कर दिया, ये भी आपको बताएंगे। आतंकवाद, ड्रग माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उनकी सारी दुनिया पल भर में तबाह करके रखती है। क्या बिहार के जमुई में दिल्ली नोएडा के प्राइवेट बैंक की तरह घोटाला हुआ है? है कि हम खाता भी नहीं खुलवाए हैं, हमारे नाम से एटीएम हमारे घर पे आ गया। देश का सामान्य मानवी ईमानदारी के लिए सहने को तैयार होता है। क्या नोटबंदी के बाद पंजाब में वर्दी वाले भी काले धन को सफेद करने में लग गए हैं? भाइयों बहनों, ये सफाई अभियान है, सफाई अभियान। 30 दिसंबर के बाद पुराने नोटों को रखने का नियम बदल जाएगा। आरबीआई में कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगी, इसके लिए ऑर्डिनेंस है। आपको यह भी दिखाएंगे कि नोट बैन के बाद कैसे 30 दिनों में बीएसपी के बैंक खाते में नोटों की बारिश हुई। बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर इसे बैंक में जमा कराया। बौखलाहट तो मायावती जी को है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 8 बजे के इस बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। अर्धशतक का अग्निपथ। जी हां, कल यानी 28 दिसंबर को नोटबंदी के 50 दिन पूरे होंगे। नोटबंदी के अर्धशतक के एक दिन पहले आपको इसका अग्निपथ दिखाएंगे। पीएम मोदी ने आज कहा कि उनके साथ 125 करोड़ लोगों का रक्षा कवच है और देश का हर ईमानदार शख्स काले धन के खिलाफ लड़ने और राह में आने वाली दिक्कतों को सहने के लिए तैयार है। काले धन वाले लुटेरों पर शिकंजा कसने में आम आदमी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अहम है। लेकिन एक सीढ़ी के 12 पायदान कैसे इंडिया को कैशलेस बनाने की राह में सबसे बड़ी दिक्कत बन गए हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। देश में बात डिजिटल इंडिया की हो रही है। गरबा धंधे में खोटी हूँ, बस ऊँचे सड़ो तो डर लागे, नीचे पड़ जाऊं तो कौन सेवा साकरी करे, टाबरों रोटी बाटी कौन बनावे। लेकिन कैशलेस राशन की राह में ये सीढ़ी हिमालय बनकर खड़ी है। यहाँ अंगूठा लगता नहीं है, कभी तो ऊपर जाते हैं, कहीं रास्ता नहीं, जाने के लिए बहुत असुविधा है। हाथों में पीओएस मशीन का एंटीना कैशलेस इंडिया की सबसे बड़ी रुकावट है। लोगों को कैशलेस राशन देने का वादा करने वाली ये मशीन डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत है। छत पर बैठकर अंगूठा लगाकर लोगों की पहचान करने की ये तस्वीर डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी समस्या है। देश में हर जगह कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जोधपुर से 80 किलोमीटर दूर अमृतनगर की तस्वीर डिजिटल इंडिया के रास्ते में मोबाइल नेटवर्क का रोड़ा दिखाती है। अमृतनगर की बुजुर्ग मदानी देवी को राशन के लिए बांस की सीढ़ियों के 12 पायदान पार करने का जोखिम उठाना पड़ता है। जैसे बूढ़े बुजुर्ग सब लोग चल रहे हैं, ये खतरा। हाँ, खतरा ही है, गिरने का खतरा है, बाकी यहाँ तो खतरा तो ज्यादा है ही। यहाँ राशन की दुकान तो नीचे है, लेकिन पीओएस मशीन का नेटवर्क सिर्फ छत पर मिलता है और इसीलिए यहाँ राशन का काम 2 बार में किया जाता है। पहले मशीन ऑपरेटर लोगों को लेकर छत पर जाता है और अंगूठा लगाने के वेरिफिकेशन के बाद छत से नीचे उतरकर लोगों को राशन बांटता है। ज्यादातर दे पा रहे, ऊपर आके यहाँ निशान कराते तो नीचे जाके गिन लेते। ये ऊपर चढ़ना नीचे उतना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फांसी की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश में कई बुजुर्ग महिलाओं की उम्र जवाब दे जाती है।
तो कुछ को बिना राशन ही लौटना पड़ता है। गिरने के डर को पार करके जो महिलाएं सीढ़ियां चढ़ती हैं, वो भी किसी तरह अंगूठा लगाकर लौटती हैं। कहीं ऊपर जाओ, कहीं आगे जाओ, कहीं पीछे जाओ, लोग यहाँ से आते हैं घरों से 2-3 किलोमीटर दूर से, और राशन मिलता नहीं उनको। छत पर चढ़ना ही राशन मिलने की गारंटी नहीं है। सीढ़ियों की सीमा पार करने के बाद अगली रुकावट है मनमाना नेटवर्क। कई बार घंटों तक भी मशीन कनेक्ट नहीं हो पाती है। घंटे बाद मशीन चालू करने के बाद 2-2 घंटे बाद नेटवर्क आता है, वो भी नेट प्रॉब्लम है ज्यादातर, तो यहाँ ऊपर आके बांटना पड़ता है राशन। ऊपर चढ़ने के बाद भी नेटवर्क तब मिलता है जब पीओएस मशीन के एंटेना को बांस में बांधकर ऊंचाई पर रखा जाए। गांव में मोबाइल नेटवर्क का भी यही हाल है। अब लोगों का सवाल है कि क्या यहां एक मोबाइल टावर लगाना इतना मुश्किल है? दयाल सिंह सांखला, जी मीडिया, अमृतनगर, राजस्थान। तो लोग इस बदलाव के लिए हर चीज करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, लेकिन सिस्टम को साथ देना होगा, वरना धैर्य जवाब देता है। आप कभी अगर बैंक अकाउंट आपने अगर खोला हो, ऐसा नहीं होगा कि ना खोला हो, तो आपने महसूस किया होगा कि उसमें कितने पहचान पत्र देने पड़ते हैं, कैसे कैसे आईडी प्रूफ्स और एड्रेस प्रूफ्स मांगे जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं बिहार की एक ऐसी खबर जहां चुपके चुपके सैकड़ों बैंक अकाउंट्स खुल गए हैं, और जिनके नाम पर ये बैंक अकाउंट खुले हैं उन्हें पता ही नहीं। बिना खाता खुलवाए एटीएम कार्ड आ गया। क्या बैंक खातों की मदद से काले धन को सफेद किया जा रहा है? बिना बताए कैसे खुल गए सैकड़ों बैंक अकाउंट? किसने इन बैंक खातों में पैसा जमा करके निकाला? क्या फर्जी तरीके से अकाउंट खोलकर काले धन को सफेद किया गया? हम बैंक में खाता खुलवाए नहीं और हमारे नाम से खाता अपने आप खुला। इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन अचानक ये एटीएम कार्ड मिलने के बाद बिहार के जमुई जिले में अचंभो गांव के लोग अचंभित रह गए हैं। गांव के सैकड़ों लोगों को डाक से पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम कार्ड मिलने शुरू हो गए। गांव वालों का दावा है कि उन्होंने खाता खुलवाने के लिए कभी अप्लाई ही नहीं किया था। उन्हें यह भी नहीं पता कि अकाउंट कब खोले गए और कौन इसमें पैसे जमा कर रहा है। लोगों को एटीएम मिलने के बाद पता चला कि उनका अकाउंट पास के ही सिझौड़ी गांव के पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच का है। कि हम खाता भी नहीं खुलवाए हैं और खाता हमारे नाम से एटीएम हमारे घर पे आ गया और हम एटीएम लेकर के बहुत परेशान हुए। उसके बाद हम यहाँ बैंक में आए तो बैंक में हमको पता चला कि हमारे खाता से पैसा जमा निकासी। अकाउंट खोलने के लिए आईडी प्रूफ मांगा जाता है, लेकिन बिना पहचान पत्र के ये अकाउंट कैसे खुले, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। गांव वालों का दावा है कि इन बैंक खातों से ट्रांजैक्शन भी किया गया है। तो क्या ये काले धन को सफेद करने का नया तरीका है? बताए बिता सुनाए मैंने खाता खुला करके सबको एटीएम आ रहे हैं। कितने लोगों के एटीएम आए? 100 लोगों के। कुछ ऐसे लोगों के भी अकाउंट खुले हैं जो कई सालों से गांव से बाहर किसी दूसरी जगह पर काम कर रहे हैं। इनका दावा है कि इन्होंने कभी इस बैंक में खाता खोलने के लिए फॉर्म तक नहीं भरा। फर्जी अकाउंट की जानकारी देने वाले ऐसे लोगों की तारीफ करते हुए आज पीएम ने कहा कि देश ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा है और वो ऐसे लोगों का ऋण चुकाने की कोशिश करेंगे। मैं ईमानदारों की ताकत बढ़ाने के लिए लड़ रहा हूं भाइयों। ईमानदारों को शक्तिशाली बनाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। सबका पसीना छूट रहा है भाइयों बहनों। ये सफाई अभियान है, सफाई अभियान। और देशवासियों ने मुझे मदद की है, इसलिए मैं लड़ाई लड़ पा रहा हूं भाई। गांव वालों से शिकायत मिलने के बाद ब्रांच मैनेजर ने जांच कराने की बात की, लेकिन लोगों को डर है कि कहीं इसमें निर्दोष लोगों को ही ना फंसा दिया जाए। मेरे पास पूरे अकाउंट की लिस्ट तो है नहीं, कोई किस्त मेरे पास अभी जितने भी आए हैं 10-12 अकाउंट का लिस्ट आया है। अच्छा, ट्रांजेक्शन उसमें हुआ है, कुछ में नहीं भी हुआ है। इसमें जब डीसी से बात की उनको लेटर भी भेज रहे हैं। 8 नवंबर के बाद देश भर में कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें फर्जी तरीके से अकाउंट खोलकर काले धन का रंग बदला गया। सवाल है कि क्या इस बार काले धन के कुबेरों ने
गांव वालों को फंसाकर अपना काम निकाला है। एक दो घटनाएं किसी की गलती हो सकती है, लेकिन एक ही तरीके से सैकड़ों अकाउंट खुलवाना बड़ी साजिश का ट्रेलर लग रहा है। मनीष कुमार, जी मीडिया, जमुई। और अब आपको मिलवाते हैं नोट बदलवाने के 2 गुनहगारों से। इनमें से पहला नाम है पुलिस का, जिस पर काला धंधा रोकने का जिम्मा था, और दूसरा नक्सली, जिसका हर एक काला धंधा 8 नवंबर के बाद बंद हो गया। नोटबंदी के बाद 28 नवंबर तक 469 नक्सली और नक्सल समर्थकों ने सरेंडर किया है, और इनको पकड़े जाने का सिलसिला अभी जारी है। पुलिस वालों का नोट बदलने के बहाने लूटने का प्लान। 18,40,000 रुपए के नए नोट सहित 4 पुलिस वाले गिरफ्तार। चेहरा छिपाकर पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन लोगों ने पुरानी करेंसी को नए नोटों से बदलने का झांसा देकर लूटने का प्लान बनाया था। पंजाब के संगरूर में पैसे बदलने के बहाने डाका डालने का मंसूबा पूरा होता, इससे पहले ही पुलिस ने इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के रामपाल ने हरियाणा में हेड कांस्टेबल राजवीर को नोट बदलवाने का लालच दिया। राजवीर के पास लाखों रुपए की पुरानी करेंसी थी। सौदा तय हुआ कि राजवीर पुराने नोट को लेकर पंजाब आएगा और नए नोट ले जाएगा। इधर रामपाल ने एक्साइज डिपार्टमेंट में तैनात पंजाब पुलिस के असिस्टेंट थाना इंचार्ज सहित 2 और लोगों को अपनी साजिश में शामिल कर लिया। प्लान ये बना कि नए नोटों की गड्डी में ऊपर और नीचे एक एक नोट लगाकर बाकी में सफेद कागज लगा दिए जाएंगे। हेड कांस्टेबल राजवीर पुराने नोट लेकर आ भी गया, लेकिन डील होने से पहले ही पंजाब पुलिस ने छापा मारकर इनको गिरफ्तार कर लिया। हाई वॉल्यूम नवी करेंसी का इन्वॉल्व है, करीब 15-16 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। तो ਐਸ ਪਰ ਰੂਲਸ ਹਜੇ ਤੱਕ तो जो ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, तो ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫਰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਐਜ਼ ਐਨ ਮੈਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਸਰਨਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਐਸ ਪਰ ਰੂਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। मास्टरमाइंड रामपाल का एक साथी अभी फरार है। पुलिस ने इनसे 18,40,000 की नई करेंसी के नोट भी बरामद किए हैं। 15,40,000 रुपए के नए 2,000 रुपए के नोट हैं, जबकि बाकी 100 रुपए वाले नोट हैं। अब पंजाब पुलिस ने अपने तीनों जवानों को नौकरी से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, और साथ ही हरियाणा पुलिस को भी अपने हेड कांस्टेबल राजवीर पर एक्शन लेने के लिए लिखा जा रहा है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि गुलाबी नोटों में लाखों रुपए इनके पास कैसे आए। आतंकवाद, ड्रग माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अंडरवर्ल्ड, उनकी सारी दुनिया पल भर में तबाह करके रख दी भाई। पीएम के ऐलान का असर अब नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के लिए नोट बदलवाने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि हैदराबाद और तेलंगाना से आए लोग बस्तर जिले में सुकमा के नक्सल प्रभावित इलाकों में पिछले 1 हफ्ते से घूम रहे थे। लोग 7-8 लोग लगातार घूम रहे थे। बस्तर पुलिस ने इन सबको सीमा के आसपास धर्मपेंटा, वेलकानगुड़ा, चरला दुम्मगुड़म के आसपास गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार लोगों में मोहम्मद नाजिर, बी दुर्गा प्रसाद, CH प्रभाकर, बी रविंद्रनाथ, डी प्रभाकर, आर लक्ष्मैया और के राजेंद्र प्रसाद शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने खुद को वकील, पत्रकार और मानव अधिकार कार्यकर्ता बताया है। अब पुलिस इन आरोपियों की असली पहचान के लिए तेलंगाना पुलिस के संपर्क में है। आरोप ये भी है कि इन लोगों ने ग्रामीणों पर नक्सलियों के पुराने नोट बदलवाने का दबाव भी डाला था। कुछ बाहरी लोग जो तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले थे, वो लोग आकर ग्रामीणों को पुराना 500 और 1,000 नोट देकर उसको बदल के नए नोट देने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे। नक्सलियों ने अवैध वसूली करके करोड़ों रुपए का काला धन जमा किया था, लेकिन 8 नवंबर को शुरू हुई ईमानदारी की लड़ाई ने एक झटके में इस पैसे को जीरो कर दिया। 8 नवंबर रात को 8 बजे एक धमाक से जाली नोटों का खेल जीरो हो गया। संगरूर से नवल गर्ग के साथ अविनाश प्रसाद, जी मीडिया, बस्तर। और अब आपको दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी। पिछले 1 महीने में बीएसपी के अकाउंट में 104 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा हुए। आज ये खुलासा होने के बाद मायावती बैकफुट पर है।
बीजेपी के साथ साथ विरोधी दल सारे हमलावर हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक महीने के अंदर 104 करोड़ आए कहां से? डीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही इसे बैंक में जमा कराया। बिना पैसे के तो वहाँ टिकट भी नहीं होता। उसकी तहकीकात होनी चाहिए। आज से नहीं सुन रहे, हम लोग बराबर सुनते रहते हैं। ये गुस्सा और आरोप प्रत्यारोप नोट और वोट की लड़ाई का है। भ्रष्टाचार का राजनीतिकरण ना करें। अपनी खुद की पार्टी के भी धन को भी जरूर उजागर करना चाहिए। कुछ दाल में काला है क्या? दुनिया के सामने बीएसपी के बैंक खाते में जमा रकम की सच्चाई आई तो मायावती बैकफुट पर आ गई। लेकिन बचाव के लिए केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर ही हमला बोल दिया। बीजेपी सहित अन्य और पार्टियों ने भी अपना पैसा बैंकों में जमा कराया है, लेकिन उनकी चर्चा तक भी नहीं होती है। तो ये सब इनकी दलित विरोधी मानसिकता नहीं है तो और क्या है? बीजेपी ने भी हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सबसे पहले वो आंकड़ा देख लीजिए जिसने दलित की बेटी को दौलत की बेटी साबित करने की कोशिश की। दरअसल 10 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच बीएसपी के खाते में नोटों की बरसात हुई। 104 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए गए। 6 बार 15 करोड़ से ज्यादा रकम जमा की गई। सबसे ज्यादा 7 और 8 दिसंबर को 18 करोड़ रुपए जमा किए गए, जबकि 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को 15 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हुए। हैरान करने वाला यह आंकड़ा सामने आया तो बीजेपी समेत विरोधियों ने पूछा, कहां से आए इतने पैसे? जांच होनी चाहिए। क्या कहना चाह रही है मायावती जी कि मेरा भ्रष्टाचार दलितों के खिलाफ संघर्ष माना जाएगा? माया ने जवाब तो दिया, लगे हाथ ये भी पूछ लिया, बीएसपी का हिसाब किताब तो देख लिया, बीजेपी अपना भी बता दें। यदि इनमें थोड़ी सी भी सच्चाई व ईमानदारी है तो इनको फिर बीएसपी के बैंक में जमा कराए गए धन को उजागर करने के साथ साथ अपनी खुद की पार्टी के भी धन को भी जरूर उजागर करना चाहिए। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने जिन 2 खातों की जांच की है उसमें से एक खाता बीएसपी का है, दूसरा खाता मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के नाम पर है। ईडी की जांच में ये खुलासा हुआ है कि आनंद कुमार के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने बेनामी संपत्ति के मामले में मायावती के भाई आनंद कुमार को नोटिस भेजा है। ईडी को शक है कि आनंद कुमार और बीएसपी के बैंक अकाउंट में करोड़ों की ब्लैक मनी नोटबंदी के बाद से जमा की गई है। इन आंकड़ों के बाद बीजेपी कह रही है दाल में कुछ काला है, इसलिए मायावती घबराई हुई है। हताशा में क्यों है मायावती जी? मायावती जी जवाब दें, लगता है कि कुछ दाल में काला है क्या? सवाल बड़ा यही है कि आखिर नोट की चोट से किसका वोट किधर जाएगा। कैमरामैन अमर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। कुल मिलाकर नोटबंदी के बाद से देश भर में छापेमारी का दौर जारी है। आयकर विभाग के मुताबिक अब तक करीब 3600 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। इनमें 90 करोड़ से ज्यादा नई करेंसी है। एक नजर देश में अब तक पकड़े गए काले धन के टॉप मोस्ट गद्दारों पर डालिए। नोटबंदी के बाद से अब तक देश का शायद ही कोई ऐसा शहर बचा जहां काले धन के कुबेर न पकड़े गए हों। बैंक वाले जेल में जा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे लेकर के भागे हुए लोग जेल जा रहे हैं। चारों तरफ उनको लगा था कि ठीक है, मोदी जी 1500 की बंद कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। ये सब के सब पकड़े जाने वाले, कोई बचने वाला नहीं है। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित मुंबई के जाने माने डॉक्टर सुरेश आडवाणी से लेकर कोलकाता के बड़े कारोबारी पारसमल लोढ़ा तक, तमिलनाडु के मुख्य सचिव रहे राम मोहन राव से लेकर खनन माफिया शेखर रेड्डी और दिल्ली के वकील रोहित टंडन तक, काले धन के खेल में ये तमाम बड़े चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। शेखर रेड्डी और उसके सहयोगियों के ठिकाने से 177 किलो सोना और 130 करोड़ नकद बरामद हुआ था, जिसमें से 34 करोड़ नई करेंसी थी। पारसमल लोढ़ा पर 25 करोड़ से ज्यादा रुपए के काले धन को सफेद करने का आरोप है। सुरेश आडवाणी पर 10 करोड़ रुपए के काले धन को सफेद करने का आरोप है। रोहित टंडन के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 13.5 करोड़ रुपए मिले थे,
सूरत के किशोर भजिया वाले के ठिकानों पर रेड पड़ी तो पता लगा कि भजिया वाले की संपत्ति तो 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यह तो सिर्फ काले धन के चंद बड़े कुबेरों का शुरुआती लेखा जोखा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इन धन कुबेरों का काला धन भी आगे बढ़ता जा रहा है। बैंकों और ज्वेलर्स के ठिकानों पर हो रही छापेमारी में भी सैकड़ों करोड़ के काले धन को सफेद करने के लिए कई मामले सामने आए हैं। नोटबंदी के बाद से 23 दिसंबर तक आयकर विभाग ने करीब 750 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। बरामद नोटों में 93 करोड़ रुपए के नए नोट थे, जबकि 3589 लोगों को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया था। यह सारी कार्रवाई काले धन के खिलाफ है, लेकिन यह आखिरी कार्रवाई नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूर्ण विराम नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। ये जंग जीतना है और थकने का तो सवाल ही कहां उठता है, रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। काले धन के कुबेरों पर हो रही नोट वाली कार्रवाई जब देश भर में चल रही है, तब पीएम के अगले कदम का भी ऐलान हो चुका है। इस सरकार ने आकर के समयानुकूल परिवर्तन किया और परिवर्तन करके उसको नोटिफाई कर दिया। अब मान लीजिए मैं आगे कोई कदम उठाऊंगा, ये सरकार उठाएगी कदम। आखिर हमने बेनामी संपत्ति का कानून पारित क्यों किया है? नए साल में बेनामी संपत्ति वालों पर सरकार देशव्यापी कार्रवाई कर सकती है। तो कल 28 तारीख, कल अर्धशतक है और इसीलिए हम कह रहे हैं अग्निपथ। आज 27 तारीख, आज ही के दिन मिर्जा गालिब जन्मे थे और उन्हीं का शेर कुछ बदलाव करके कि वो इश्क वाली, ये इश्क नहीं आसा, इश्क की जगह आप नोटबंदी लगा दीजिए। ये नोटबंदी नहीं आसा, इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब के जाना।